सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जो कि भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे आपके सामने आता है। इस रिपोर्ट के अंदर हम दुनिया की वो बड़ी बड़ी खबरें चुनकर आपके सामने रखते हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है और गोदी मीडिया बिल्कुल आपको नहीं दिखाता है, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लिहाजा इस रिपोर्ट को देखिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर ये है कि फ़िलिस्तीनियों की पीठ में छुरा मारा है खुद फ़िलिस्तीन के प्रेसिडेंट ने। जी हाँ, फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति ने, जिनका नाम है महमूद अब्बास, उन्होंने फ़िलिस्तीनियों की पीठ में छुरा ही मार दिया है। आपको बता दूं कि फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति इस वक्त इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर से उनके घर जाकर इजराइल के अंदर उनसे मुलाकात करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ख़तरनाक है। आपको याद दिला दूं कि महमूद अब्बास वो पर्सनैलिटी हैं, जब इजराइल गाज़ा और फ़िलिस्तीन पर लगातार बमबारी कर रहा था तो जिस तरह से दूसरे देश चीख चीख कर फ़िलिस्तीन के हक के लिए बोल रहे थे और इजराइल को सीधा निशाने पर ले रहे थे, महमूद अब्बास खुलकर इजराइल के खिलाफ उस वक्त भी नहीं बोल रहे थे। आपको बता दूं, कहा यह जाता है कि महमूद अब्बास जो हैं वो इजराइल के ही अंडर काम करने वाले व्यक्ति हैं। आपको बता दूं कि राष्ट्रपति तो वहाँ के हैं, लेकिन फ़िलिस्तीन के लोगों का भरोसा ये खोते जा रहे हैं। आपको बता दूं कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर से उनके घर जाकर मुलाकात करी और इजराइल ने ऐलान किया इस मीटिंग के बाद कि $32 मिलियन उधार वो फ़िलिस्तीन को देगा, जबकि फ़िलिस्तीन के लोग इस बात से राज़ी नहीं हैं। फ़िलिस्तीनियों का कहना यह है कि हमें इजराइल से कोई भी उधार नहीं चाहिए, हम जैसे भी हैं उसी हालत में ठीक हैं। महमूद अब्बास की यह मुलाकात बेनी गैंट्स से लोगों को पसंद नहीं आ रही है और इसमें हमास ने बयान बड़ा जारी ये किया है कि फ़िलिस्तीनियों की पीठ में छुरा है और ये फ़िलिस्तीनी कभी नहीं भूलेंगे। आपको बता दूं कि बेनी गैंट्स से ये मुलाकात ढकी छुपी थी, खुलकर ये नहीं हुई। अकेले फ़िलिस्तीन के प्रेसिडेंट इस मीटिंग में पहुंचे थे और ख़ासकर जब उनके घर पहुंचे तो ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही है। फ़िलिस्तीनियों के अंदर अब महमूद अब्बास के लिए गुस्सा है। फ़िलिस्तीनियों के हक की आवाज़ उठाने वाले दुनिया भर के मुसलमान इस बात से नाराज़ हैं कि महमूद अब्बास आखिर क्यों इजराइल के आगे झुक रहे हैं। आपको बता दूं कि फ़िलिस्तीन की जो ऑफिशियल फोर्सेस और पुलिस है वो भी इजराइल की मिनिस्ट्री से ही इजाज़त लेके सारे काम करती है, यानी फ़िलिस्तीनियों का इस वक्त कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। दोस्तों, आपको बता दूं कि सीरिया में इजराइल ने बड़ा हमला किया था। हमने आपको सबसे पहले अपडेट दिया था। उस अपडेट का एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो हमला बड़ा ही ख़तरनाक था और इजराइल ने सीरिया में ईरान के रखे हुए हथियारों पर, छुपाए गए हथियारों पर हमला बताया था। आपको बता दूं कि इस हमले के बाद 10 घंटे तक बुरी तरह से आग लगी हुई थी। वो आग की खौफनाक तस्वीरें, उस हमले के बाद की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, ये हमला काफ़ी ख़तरनाक था। 10 घंटे तक ये आग लगी रही और आपको बता दूं कि इस हमले के बाद इजराइल ने कहा कि सीरिया में, अपने पड़ोसी इलाके में, हम ईरान के हथियार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। बड़ी बात यह है कि सीरिया के इसी इलाके में, इसी एरिया में रशिया का S-400 तैनात था। अब ये काफ़ी टेंशन की बात हो गई है। दोस्तों, आपको बता दूं, लेबनान में अचानक से धमाके होने लगे। लोगों को लगा कि इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर अटैक कर दिया, लेकिन बाद में ये खुद इजराइल के अखबार ने और कई अखबारों ने ये क्लियर किया कि हिजबुल्लाह ने अपने पुराने हथियारों को खुद डिस्ट्रॉय कर दिया। देखिए वो वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और अब ये कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के पास इससे ज़्यादा घातक और ख़तरनाक एडवांस हथियार हैं, जिसकी वजह से अपने पुराने हथियारों को ख़त्म कर रहा है। दोस्तों, अगली खबर आपको ईरान के न्यूक्लियर टॉक पर देना चाहता हूँ। अमेरिका ने यह जानकारी दी है कि जो न्यूक्लियर टॉक है उसमें बदलाव हुआ है, थोड़ी वृद्धि हुई है, यानी आगे बढ़े हैं। थोड़ा सा हम लोग पॉजिटिव तरह से आगे बढ़े हैं, यानी अमेरिका ईरान के साथ 2 कदम आगे बढ़ा है। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं
वो ईरान के खिलाफ हैं पूरी तरह से, और ये ईरान के लिए एक बड़ी चेतावनी है। यही नहीं, एक्सपर्ट ने ये भी दावा किया है कि इस न्यूक्लियर टॉक में सबसे बड़ा रोड़ा फ्रांस डाल रहा है। फ्रांस एक पागल पुलिस और जिद्दी पुलिस जैसी हरकत कर रहा है, ज़बरदस्ती ऐसी बात न्यूक्लियर टॉक में उठा रहा है जिससे ईरान ही पीछे हट जाए या ये डील पूरी तरह से बेकार हो जाए। दोस्तों, जॉर्डन की तरफ आपको अब ले चलूँगा। जॉर्डन में पार्लियामेंट में बड़ा बवाल हुआ। आपको बता दूं कि वुमेन इक्वलिटी को लेकर, यानी महिलाओं को शक्ति देना और महिलाओं के सम्मान और एकता के मुद्दे पर बात करते हुए वहाँ की लोकल पार्टीज आपस में ही संसद में, पार्लियामेंट में बुरी तरह से भिड़ गई और ऐसी भिड़ंत हुई कि घूंसा, मुक्का और लात चलने लगे। आप खुद ही अपनी आंखों से देख लें। दोस्तों, अब आपको बता दूं भारत की तरफ से बड़ी खबर। भारत ने एक बड़ी अपडेट जारी करी है। इंडियन एयरफोर्स ने बड़ी जानकारी दी है। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर लगा रहा हूं। बताया कि 2023 तक इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 2 बना लेगी। उससे पहले आपकी स्क्रीन पर ये तेजस मार्क 2 का डिज़ाइन आ गया है। दोस्तों, अब मैं आपको रशिया की तरफ ले चलूँगा। रशिया की ताकत आप इसी बात से समझ लीजिए। आपके स्क्रीन पर पहले तो प्रूफ लगाना चाहूँगा। NATO के देश में बहुत सारे देश हैं, लगभग 30 देश हैं। इन 30 देश के अंदर जितने भी एयरक्राफ्ट फाइटर जेट हैं, 80% उन्होंने सिर्फ रशिया को रोकने के लिए उड़ाए हैं। समझिए, एक रशिया और दूसरी तरफ 30 देशों का ग्रुप, और उन सबके फाइटर जेट सिर्फ इसलिए हवा में 80% उड़े ताकि रशिया को रोका जा सके। रशिया को गिरा कर रखने की, दबा कर रखने की ये नाकामयाब कोशिश NATO की तरफ से लगातार हो रही है, लेकिन रशिया काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। आपको बता दूं, NATO ने जानकारी दी है 370 बार ये जो इन्होंने अपने जहाज़ उड़ाए हैं, जिनमें से मतलब टोटल जो इनके फाइटर जेट उड़े हैं वो 370 बार उड़े हैं, और 370 मरतबा में से 290 मरतबा सिर्फ रूस को रोकने के लिए ही ये जहाज़ उड़े हैं। ये है रशिया की ताकत, और ये सिर्फ 2021 का अपडेट आपको दे रहा हूँ। 2021 में 80% NATO के जहाज़ इसलिए उड़े कि वो रूस के जहाज़ों को रोक सकें। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, यूक्रेन की तरफ आपको ले चलूं। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपनी सबसे घातक, सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। अभी तक हम S-400 की बात करते थे, S-500 की बात कर रहे थे, और हमें लग रहा था कि S-500 बना रहा है, जिसमें मैंने आपको अपडेट दिया था कि वो भारत को S-500 दे सकता है डिफेंस सिस्टम रशिया। ऐसे में उसके पास तो S-550 भी मौजूद है। हमें मालूम ही नहीं था। ये हमारी गलती है, हमारी कमियां हैं। हम सीखते हैं, ऐसे ही सीखते हैं, और इंशाल्लाह सीख कर आपको बताते रहेंगे। रूस के पास 550 भी है, यानी 550 S-550 भी है, जिसकी ताकत ये है कि सैटेलाइट को ये एक झटके में तबाह कर सकता है, अंतरिक्ष में जाकर हमला कर सकता है। सुपरसोनिक मिसाइल को भी ये पलक झपकने से पहले तबाह कर सकता है। अमेरिका के सबसे घातक फाइटर जेट विमान F-35 विमान को मक्खी की तरह मसल सकता है। इस खतरनाक, दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम को, S-550 को
यूक्रेन की सीमा की तरफ रवाना कर दिया है। ये लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों अब मैं आपको ले चलूंगा तुर्की की तरफ। तुर्की ने यह बयान जारी किया है कि हमने अपने बॉर्डर पर दीवार बनाकर 1,20,000 ईरानी घुसपैठियों को रोका है। यानी जो ईरान से या ईरान में परेशान हैं, गरीब हैं, भुखमरी है, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, वो लोग जो इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते थे, उनमें से 1,20,000 ईरानियों को तुर्क सेना ने रोका है। दोस्तों आपको अगला अपडेट दे दूं कि रशिया पहुंचे थे ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट, जिन्होंने रूस के साथ कई लंबी चौड़ी मीटिंग करी और दोनों के बीच में एक बड़ी डील हुई, सहायता डील, जिसके बाद रूस ने और भी बड़े बड़े हथियार ताजिकिस्तान भेज दिए हैं और ताजिकिस्तान पूरी तरह से तालिबान के खिलाफ है। अब आप समझ सकते हैं कि तालिबान के खिलाफ बड़ी मदद ताजिकिस्तान को रशिया ये कहकर दे रहा है कि हम उनके देश की सुरक्षा के लिए हथियार दे रहे हैं। दूसरी तरफ रशिया तालिबान को भी सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों अगली खबर रूस की तरफ से एक और आपको देता चलूं। रूस में बड़ा बवाल हो गया है। आम जनता सड़क पर उतर आई है, रूस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। क्यों? रूस की सबसे पुरानी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल इंटरनेशनल को रूस की सरकार ने बंद कर दिया है, जो खुद रशियन पर ही सोवियत क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करती थी और उनके जितने भी रशियंस के क्राइम होते थे, चाहे वो नेता हो, चाहे बड़े से बड़े नेता हो, गरीब से गरीब हो, कोई भी हो, अगर क्राइम किया है तो उसके खिलाफ वो इन्वेस्टिगेट करती थी और उसको सज़ा मिलती थी। ऐसी संस्था को पूरी तरह से बंद कर दिया है रूस ने, जिसके बाद रशियन जनता सड़कों पर उतर आई। दोस्तों आपको बता दूं कि रशिया में ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन जारी है। पीछे तस्वीरों में आप देख रहे हैं लगातार। आपको बता दूं कि 24 घंटे अब लगातार रूस में प्रदर्शन जारी है। रूस का जो माहौल है उस वक्त काफ़ी ख़तरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने ये वहाँ की जनता के साथ नाइंसाफ़ी बताई है, रशिया के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी बताई है। जाहिर सी बात है अमेरिका पूरी तरह से दुश्मन है रशिया का, तो जाहिर सी बात है वो इस मामले में ज़रूर बोलेगा। दोस्तों हमारे भाजपा की ही फ़ैन चीन की गवर्नमेंट लगती है। आपको बता दूं कि जो भाजपा वाला वायरस है वो चीन की गवर्नमेंट में भी नज़र आ रहा है। हांगकांग के अंदर एक न्यूज़ वेबसाइट थी, अचानक से 200 चीन की मिलिट्री और चीन की पुलिस उस वेबसाइट के ऑफिस में घुस जाती है और 6 पत्रकारों को, जर्नलिस्ट को, वहाँ पर काम करने वालों को अरेस्ट कर लेती है। आपको बता दूं कि वहाँ की एक बड़ी वेबसाइट थी जिसको एक काफ़ी बड़ा झटका लगा है। चीन के अंदर आप समझ सकते हैं आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं है। भले ही चीन काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, लेकिन वीगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म और इस तरह से जो चीन की सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं और गलत नीति पर बोलते हैं, उनके साथ ऐसी कार्रवाई से साफ जाहिर होता है कि मोदी जी बेस्ट फ्रेंड हैं शी जिनपिंग के। दोस्तों अब मैं आपको ले चलूँगा पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के नेता ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान की तरफ से बयान आया है कि तालिबान पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरा है। उन्होंने कहा कि हमें जिन्ना का मुल्क वापस चाहिए। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने यह बात कही है। भले ही ज़्यादातर पाकिस्तानी इस बात से सहमत ना हो, लेकिन पाकिस्तानी इस बात को ज़रूर जानते हैं कि तालिबान इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर पर ख़तरनाक परिस्थिति बना चुका है। दोनों तरफ से फायरिंग लगातार जारी है। हमारे पास लगातार ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं जिससे साबित होता है कि पाकिस्तान और तालिबान के लोगों में ज़बरदस्त भिड़ंत जारी है। पाकिस्तान के अब काफ़ी सारे लोग तालिबान के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की आर्मी के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं और पाकिस्तान की आर्मी को जब तालिबान की आर्मी ने धमकी दी तो उसके बाद से कई ऐसे पाकिस्तानी लोग और ग्रुप सामने निकल के आए जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी का समर्थन करते हुए तालिबान का विरोध करना शुरू कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, इस्लामाबाद के एक कार्यक्रम में फवाद चौधरी ने कहा, हम अफ़गानिस्तान की मदद करना चाहते हैं, लेकिन तालिबान की चरमपंथी सोच है। इसकी वजह से महिलाएं यानी औरतें अकेले सफ़र नहीं कर सकती, स्कूल नहीं जा सकती, कॉलेज नहीं जा सकती, नौकरी नहीं कर सकती। आपको बता दूं कि फवाद चौधरी ने कहा कि पिछड़ी सोच पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। चौधरी ने कहा कि चरमपंथी सोच हमारे लिए भी बड़ा ख़तरा है। हमें मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान वापस चाहिए।
दोस्तों पाकिस्तान की अगर बात आई है तो आपको फिर से याद दिला दूं कि अफ़गानिस्तान भारत जो मदद पहुंचाना चाहता था उसके लिए बड़ी मुश्किल से अफ़गानिस्तान यानी तालिबान के कहने के बाद भारत को ये इजाज़त दी पाकिस्तान ने कि आप हमारे रास्ते से गेहूं, चावल, आटा मदद पहुंचा सकते हैं। लेकिन लगभग 1 महीना निकलने के बावजूद भारत के एक भी ट्रक को इजाज़त नहीं दी है कि वो पाकिस्तान के रास्ते से मदद पहुंचा सके अफ़गानिस्तान। इसी बात पर फिर से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों तालिबान की तरफ से एक नया अपडेट दे दूं कि तालिबान में अफ़गानिस्तान में बहुत बुरा हाल है। वहां पर बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है, आम जिंदगी सड़क पर आ चुकी है। आप खुद इमेजिन कर लीजिए कि अगर बिजली ना हो तो आपके साथ क्या होगा, आपका एक दिन बिना बिजली के कैसे गुजरेगा। हालांकि भारत में अभी भी ऐसे कई जगह है, कई गाँव हैं जहाँ पर बिजली नहीं आती, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि कितना मुश्किल होता है जब कई हफ्ते तक ही बिजली ना हो। आपको बता दूं कि इसी चक्कर में ताजिकिस्तान से तालिबान ने डील करी है कि बिजली सप्लाई वो अफ़गानिस्तान में जल्द से जल्द करें। दोस्तों ये थी अब तक की पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें हमारे इंटरनेशनल प्राइम टाइम में। आपको ये खबर कैसी लगी, इस खबर की सबसे अहम बात आपको क्या लगी, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।